और आज हम मित्रों राजस्थान के इतिहास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था चौहान वंश, उसमें हम पृथ्वीराज तृतीय के बारे में जानेंगे। मित्रों, चौहान वंश में पृथ्वीराज तृतीय को अगर हम नहीं पढ़ते हैं, अगर इनकी जानकारी हम पूरी तरह से प्राप्त नहीं करते हैं, तो मित्रों चौहान वंश की जो एक महत्वपूर्ण तथ्य है मित्रों, वो छूट जाता है। क्योंकि हमारी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें पृथ्वीराज तृतीय से ही अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। मित्रों, पृथ्वीराज तृतीय जो है उन्होंने भारत के इतिहास को एक नया मोड़ देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रकार राजस्थान के नहीं भारत के इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय, जिनको दल पुंगल और राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है, महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मित्रों, अजमेर के चौहान वंश में अंतिम जो प्रतापी शासक था वो था पृथ्वीराज तृतीय, और इनका जो टाइम है मित्रों वो 1170 से लेकर 1192 तराइन के द्वितीय युद्ध तक माना जाता है। मित्रों, तराइन का जो द्वितीय युद्ध था उसने भारत के इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया और एक नया मोड़ ला दिया भारत के इतिहास में। मित्रों, जानेंगे आगे तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में, लेकिन उससे पहले हम पृथ्वीराज तृतीय के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि उनका जन्म कब हुआ। मित्रों, उनका जन्म हुआ विक्रम संवत के हिसाब से 1233 ईस्वी में, और वैसे मित्रों 1166 ईस्वी में हम पृथ्वीराज तृतीय का जन्म मानते हैं। इनका जो जन्म है वो अहिल या अहिलवाड़ा मित्रों गुजरात, जिसको हम आज वर्तमान में कहते हैं, इस जगह पर इनका जन्म होता है। मित्रों, चूँकि हम इनकी माता के बारे में जान चुके हैं, तो इनकी माता का नाम था कर्पूरी देवी। मित्रों, कर्पूरी देवी जो है वो इनके पिता सोमेश्वर की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज तृतीय जो होते हैं इनको शासक बना देती है, लेकिन इनकी जब आयु होती है वो 11 वर्ष होती है। मात्र 11 वर्ष का बालक जो है वो शासन को संभालने में मित्रों सक्षम होता है। इसी कारण कर्पूरी देवी जो है अपने शासन का संचालन जो है बड़ी योग्यता और बुद्धिमानी के साथ स्वयं करती है। मित्रों, इस शासन के संचालन में मित्रों एक मंत्री होता है इनका, जिसका नाम है कि कदम्बवास। मित्रों, इस कदम्बवास को कैलाश भी कहा गया है। इसके मित्रों कई नाम हैं, जैसे इतिहास में इसको मित्रों कैलाश भी कहा गया है। इसके साथ साथ इसका नाम केमास भी रखा गया है। मित्रों, ये केमास और कदम्बवास जो है कर्पूरी देवी को शासन संचालन में सहायता देते हैं, और मित्रों ये राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। इसके साथ साथ ही भुवनमल नाम का एक व्यक्ति, जो मित्रों चौहान वंश जब हम पढ़ते हैं तो इस भुवनमल का जो महत्वपूर्ण इसमें भूमिका है वो हमारे सामने आती है, क्योंकि भुवनमल जो है चौहानों के इतिहास में वही भूमिका निभाते हैं। जिस प्रकार एक जब हम रामायण पढ़ते हैं तो मित्रों उसमें गुरुदेव का हमें कहीं कहीं जिक्र मिलता है कि जब राम और लक्ष्मण को मेघनाथ ने नागपाश में बांध लिया, तो इन्हों गुरुदेव ने उस नागपाश को काटकर उनकी सहायता की थी। तो भुवनमल ने भी पृथ्वीराज तृतीय के लिए वही काम किया। इन्होंने पृथ्वीराज तृतीय को प्रारंभिक काल में सुरक्षित रखा और शत्रुओं से बचाए रखा। ये भुवनमल आखिर थे कौन? तो मित्रों ये चौहान वंश के सेनाध्यक्ष थे। और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने पृथ्वीराज तृतीय के जीवन में निभाई। 1178 ईस्वी में मित्रों पृथ्वीराज तृतीय ने राजकार्य का जो अपने हाथ में ले लिया। इन्होंने समस्त जो शासन का कार्य था वो अपने हाथ में ले लिया, और मित्रों जब ये शासक बने तो इन्होंने स्वयं को चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ पाया। तो मित्रों कैसे इन्होंने अपने शत्रुओं को हराया और अपने शासन को शत्रुओं से सुरक्षित किया, उन अपने शत्रुओं से कैसे निपटे, तो मित्रों जानते हैं इनके शत्रु कौन थे और इन्होंने उन पर कैसे विजय प्राप्त की। मित्रों अपर गांग्य नाम, ये मित्रों कोई और नहीं था, ये अपर गांग्य जो है वो पृथ्वीराज तृतीय का चाचा था, और इसका एक भाई था मित्रों नागार्जुन। ये दोनों ही पृथ्वीराज तृतीय के चाचा थे, और इन दोनों ने ही पृथ्वीराज तृतीय के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जब ये शासक बने पृथ्वीराज चौहान, तो इन्हें अजमेर का शासक मानने को इनके चाचा जो थे अपर गांग्य और नागार्जुन, इनको अजमेर का शासक मानने के लिए तैयार नहीं थे। वे इन्हें राज्य का वास्तविक अधिकारी नहीं मानते थे। मित्रों अपर गांग्य ने पृथ्वीराज के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, तो पृथ्वीराज तृतीय ने इन
अपने चाचा को परास्त कर और उसकी हत्या कर दी। इस तरह ये अपर गांगेय की स्टोरी तो यहीं खत्म होती है। अब जानते हैं मित्रों नागार्जुन। नागार्जुन जो था पृथ्वीराज के दूसरे चाचा, वह अपर गांगेय के छोटे भाई नागार्जुन ने पृथ्वीराज के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और मित्रों गुड़गांव पर कब्जा कर लिया। विद्रोह कहाँ किया? गुड़गांव पर कब्जा कर लिया और 1178 ईस्वी में मित्रों गुड़गांव का युद्ध होता है और इस युद्ध में ये अपने मंत्री कैमास की सहायता से इस युद्ध का सफलतापूर्वक दमन कर देते हैं। मित्रों कौन दमन करते हैं? पृथ्वीराज तृतीय। किसकी सहायता से? इनका जो मंत्री होता है जिसका नाम होता है कैमास, 1178 ईस्वी में। मित्रों अब जानते हैं कि और कौन शत्रु थे। तो इनका अगला जो शत्रु था वे थे भंडानक। तो इन्होंने भंडानकों का दमन कैसे किया उसके बारे में जानते हैं। मित्रों भंडानक जो थी ये एक सतलज प्रदेश से आने वाली एक जाति थी भंडानक। और मित्रों ये गुड़गांव और हिसार जो है हरियाणा के उसके आसपास निवास करती थी। ये भंडानक जो जाति है मित्रों अलवर और भरतपुर के जो क्षेत्र हैं उन पर अपना प्रभाव जो है वो स्थापित करने का प्रयास कर रही थी। प्रभाव क्या मित्रों? एक तरह से अपने अधिकार जमाने का कोशिश करी थी। कहाँ पे मित्रों? अलवर, भरतपुर और ये जो मथुरा वाला क्षेत्र है यहाँ पर। मित्रों अब इनको 1182 में पृथ्वीराज तृतीय ने मित्रों इन भंडानकों के विरुद्ध सैनिक विद्रोह सैनिक कार्रवाई की और इनका दमन किया। इस विजय के बाद मित्रों जब इन्होंने अपने इन दो शत्रुओं को दबा दिया तो इन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाई। मित्रों कोई भी शासक जब दिग्विजय की नीति अपनाता है तो उसमें काफ़ी कुछ शामिल होता है। मैत्री संबंध शामिल होते हैं, वैवाहिक संबंध शामिल होते हैं। दिग्विजय का मतलब होता है कि अपने आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं उनको जीतना और अपने राज्य में मिलाना। लेकिन उसकी नीतियाँ अलग अलग होती है। पृथ्वीराज तृतीय ने मित्रों आक्रमण कर दिग्विजय की नीति को अपनाया और अपने पड़ोसी राज्यों को अपने राज्य में मिलाने का प्रयास किया। मित्रों इसके बाद इनके एक शत्रु और थे जिनका नाम था चंदेल। ये जो थे चंदेल जो थे इनका दमन पृथ्वीराज तृतीय ने कैसे किया मित्रों जानते हैं। इनका दमन जो है मित्रों 1182 में पृथ्वीराज तृतीय द्वारा किया गया और जिसको चंदेलों का जो दमन है उसको मित्रों महोबा विजय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महोबा विजय। क्योंकि ये जो चंदेल थे कहाँ के रहने वाले थे? ये महोबा राज्य के रहने वाले थे। मित्रों एक बार क्या हुआ कि पृथ्वीराज तृतीय के जो सैनिक थे वो दिल्ली से आ रहे थे, दिल्ली से युद्ध करके लौट रहे थे। तो बीच में क्या था जो ये महोबा राज्य था उसमें कुछ पृथ्वीराज तृतीय के जो सैनिक थे जब वो यहाँ से महोबा से गुजर रहे थे तो सैनिकों को महोबा की जो शासक था उसने मरवा दिया। ये सैनिकों को पृथ्वीराज तृतीय के सैनिकों को। उस समय मित्रों महोबा राज्य का शासक कौन था? परमार्दी देव चंदेल। मित्रों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो महोबा जो राज्य था या चंदेली जो शासक था वो कौन था यहाँ का? तो परमार्दी देव था। मित्रों इस परमार्दी देव ने पृथ्वीराज तृतीय के सैनिकों की हत्या करवा दी और अपने सैनिकों की हत्या का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज तृतीय ने एक विशाल सेना लेकर महोबा पर आक्रमण कर दिया। मित्रों 1182 में पृथ्वीराज तृतीय की सेनाओं ने नारायण नामक एक स्थान पर अपना डेरा डाला और परमार्दी देव के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करते हुए मित्रों उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। इसी बीच क्या हुआ? परमार्दी देव घबरा गया और अपने जो पुराने सेनानायक थे मित्रों इनका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। परमार्दी देव के दो पुराने सेनानायक इनका नाम आला व उदल था। क्या नाम था इनका? आला व उदल। आला व उदल काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है मित्रों। तो ये आला और उदल जो है ये परमार्दी देव के सेनानायक थे। उन्होंने राज्य की रक्षा के लिए आला और उदल को बुलाया। जब ये दोनों आ गए तो मित्रों दोनों दलों के बीच पृथ्वीराज तृतीय और परमार्दी देव की सेना के बीच युद्ध हुआ, जिस युद्ध को क्या कहा जाता है? तुमुल का युद्ध। तुमुल का युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस युद्ध के बारे में परीक्षा में प्रश्न आ ही जाता है मित्रों, तो इसको प्लीज़ नोट करें और याद करें कि तुमुल का युद्ध किसके बीच हुआ? तो पृथ्वीराज तृतीय की सेना और आला और उदल जो परमार्दी देव के सेना नायक थे उनके बीच हुआ। मित्रों परमार्दी देव के जो सेनानायक थे आला और उदल काफ़ी वीर और साहसी थे और इन्होंने काफ़ी जमकर पृथ्वीराज तृतीय की सेनाओं के साथ लड़ाई की और अंत में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और पृथ्वीराज तृतीय की इस तुमुल के युद्ध में विजय हुई।
इस प्रकार मित्रों पृथ्वीराज द्वितीय ने 1182 ईस्वी में चंदेलों का भी दमन किया। इसके बाद जानते हैं मित्रों चौहान चालुक्य संघर्ष। चौहान चालुक्य संघर्ष। तो मित्रों ये चौहान चालुक्य जो संघर्ष है वो कैसे होता है, तो इसके बारे में जानते हैं। इसको चौहान चालुक्य संघर्ष का क्या कारण था और ये क्यों हुआ, तो हम जानेंगे मित्रों चालुक्य और चौहान संघर्ष के बारे में। चालुक्य चौहान संघर्ष जो है मित्रों काफ़ी पुराना है, लेकिन पृथ्वीराज तृतीय के पिता जो थे सोमेश्वर, इनके टाइम में ये चालुक्य चौहान जो संघर्ष है वो मित्रों अच्छे संबंधों में बदल गया था। पृथ्वीराज रासों के अनुसार अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज द्वितीय ने आबू की जो परमार नरेश सलख की पुत्री थी एक इच्छनी देवी, उससे मित्रों विवाह किया था। परमार नरेश कौन थे आबू की परमार नरेश? संखल देव, परमार नरेश सलख देव। मित्रों इनको सांखला परमार नरेश भी कहा जाता है और परमार नरेश की पुत्री थी कौन? इच्छनी देवी। इससे पृथ्वीराज तृतीय ने विवाह किया था और ये परमार नरेश मित्रों आबू के शासक थे। चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय गुजरात का राजा था, तो वह भी इच्छनी देवी से विवाह करना चाहता था, लेकिन यह विवाह नहीं हो सका क्योंकि उससे तो इच्छनी देवी से पृथ्वीराज द्वितीय का विवाह हो गया और इन दोनों के मध्य भीमदेव द्वितीय गुजरात का जो शासक था और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य मित्रों वैमनस्य हो गया, दोनों के मध्य विरोध हो गया। देखने में तो मित्रों सुनने में तो यह बात काल्पनिक सी लगती है, लेकिन वास्तव में क्या है कि ये जो बात है हमारी इतिहास में मित्रों हमको जाननी चाहिए, क्योंकि ये तथ्य जो है हमसे पूछे जा सकते हैं। वास्तव में तो मित्रों चालुक्य और चौहान की जो सीमाएं थी वो मारवाड़ में मिलती थी। चालुक्य नरेश जो था वो शाकंभरी यानी कि चौहानों का जो शासन था, चौहानों का जो क्षेत्र था उसको अपने क्षेत्र अपने राज्य में मिलाना चाहता था। मित्रों डॉक्टर ओझा जो है वो इस कथन को सत्य नहीं मानते हैं कि ये बात सत्य नहीं है कि चालुक्य और चौहान जो है उनके मध्य वैमनस्य था, और ये भी नहीं मानते हैं कि आबू में जो है वो सांखला परमार का शासक था। उनका कहना है कि आबू में धारावर्ष परमार का शासन था। किसका? धारावर्ष परमार। मित्रों ये बात किसके द्वारा कही गई है, तो ये बात कही गई है डॉक्टर ओझा के द्वारा। डॉक्टर ओझा कहते हैं कि जिस वक्त ये इच्छनी देवी का विवाह होता है उस टाइम में आबू में जो शासन होता है वो सांखला परमार का नहीं होता बल्कि धारावर्ष परमार का शासन होता है। मित्रों इन युद्धों में पृथ्वीराज तृतीय और भीम द्वितीय के मध्य कई युद्ध होते हैं, और इन युद्धों में जो भीम द्वितीय का सेनापति होता है जिसका नाम है जगदेव प्रतिहार। जगदेव प्रतिहार। मित्रों ये जगदेव प्रतिहार जो होता है भीम द्वितीय यानी कि चालुक्य नरेश भीम का मंत्री व सेनापति दोनों होता है, और जगदेव प्रतिहार का पृथ्वीराज तृतीय की सेनाओं के साथ युद्ध होता है। इस युद्ध में कभी पृथ्वीराज तृतीय की विजय होती है और कभी जगदेव प्रतिहार की। मित्रों अंत में क्या होता है कि 1184 ईस्वी में इन दोनों के मध्य जो है वो संधि हो जाती है नागौर के युद्ध में, और ये जो युद्ध है वो समाप्त हो जाते हैं। नागौर के युद्ध में इन दोनों राज्यों के बीच संधि हो जाती है। मित्रों अब जानते हैं राजकुमारी अच्छन कुमारी। अच्छन कुमारी के बारे में, या इसको इच्छनी देवी भी कहा जाता है। इच्छनी देवी जिसका पृथ्वीराज तृतीय के साथ विवाह हुआ, जो परमार नरेश सलख या सांखला की पुत्री थी। मित्रों अच्छन कुमारी आबू नरेश सलख यानी इनको मित्रों जैत सिंह भी कहा जाता है, इनकी पुत्री थी, और इनका पृथ्वीराज तृतीय जो है ये इन पर मुग्ध थी। पृथ्वीराज तृतीय की वीरता पर ये मुग्ध थी और इनसे विवाह करना चाहती थी। मित्रों गुजरात का जो चालुक्य वंशीय शासक था भीमदेव द्वितीय, वो भी अच्छन कुमारी से विवाह करना चाहता था, इसलिए भीमदेव द्वितीय ने आबू पर आक्रमण कर दिया। तो आबू का जो शासक था जैत सिंह या सलख नरेश, उसने सोमेश्वर यानी कि पृथ्वीराज चौहान के जो पिता थे सोमेश्वर, उनसे सहायता मांगी। सहायता में मित्रों युद्ध होता है, और इस युद्ध में सोमेश्वर जो होता है वो 1177 ईस्वी में इस भीमदेव द्वितीय से युद्ध करता हुआ मारा जाता है। इस टाइम में क्या होता है कि पृथ्वीराज द्वितीय जो होते हैं वो अच्छन कुमारी की रक्षा करते हैं और उससे विवाह कर लेते हैं।
मित्रों 1192 में जब तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की हार होती है और मोहम्मद घोरी से जब वो पराजित होते हैं, तो यही अच्छन कुमारी घोड़े पर सवार होकर और अपने पति को बचाने निकल पड़ती है। लेकिन रास्ते में ही एक यवन के तीर से ये मारी जाती हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। मारी जाती है तो मार्ग में ही इनके जो राजपूत सरदार होते हैं, इनके शव को मलेच्छों से बचाने के लिए और वहीं पर इनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो मित्रों ये थी अच्छन कुमार की स्टोरी। आगे हम जानेंगे चौहान गढ़वाल संघर्ष के बारे में। मित्रों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।